हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। इसके बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी चीज़ पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसका डेरिवेशन किस तरीके से किया जाता है। 10th क्लास में हम लोग बेसिक बात पढ़ चुके हैं कि V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर ना। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रूल होता है, माने जो लॉ है, वो क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर या फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, तो उस टाइम पे जो V और I होता है इसका रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये लॉ हम लोग को बताया गया। कोई किसी और अच्छे मास्टर से अगर पढ़े रहे होगे क्लास 10th में तो उसने ये बताया होगा कि अगर मान लो कि अपने पास एक कोई रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R है। कोई रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R है। इस पे हमने कोई पोटेंशियल मान लो एक और लगा देते हैं, लो एक और रजिस्टर लगा दिया, ये R1 ये R2, और यहाँ एक सप्लाई लगा दी हमने कितने वोल्ट की, V वोल्ट की सप्लाई लग गई। अब ये V वोल्ट की सप्लाई चली, करंट मान लो कितनी ड्रॉ कर रही, सप्लाई आई गई। जब इसके पास पहुंचेगी आई तो क्या होगा, मान लो ये बल्ब है तो बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा ना। मान लो ये फैन होता तो फैन चलने लगता। ठीक है, इसका मतलब तुम कह रहे हो कि जब हम लोग सप्लाई लगाएंगे करंट जाएगी तो इसमें पावर का क्या होगा, लॉस होगा। पावर का क्या होगा, लॉस होगा। अगर पावर का लॉस होगा इसका मतलब कि इसमें पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप। पोटेंशियल क्या होने वाला होगा, यहाँ पे ड्रॉप करेगा। ठीक, तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप किया वो क्यों किया, क्योंकि करंट इसमें पहुंची। बोलो, करंट पहुंची तभी पोटेंशियल का क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। तो हमने करंट दी, करंट की वजह से पोटेंशियल का क्या हो गया, ड्रॉप। ठीक, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होती है। ये कौन सा V है, ये V, ये वाला V नहीं होता। ये V कौन सा होता है, जो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो। दिक्कत क्या होती है, जो हम लोग I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखते हैं या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम कब क्रिएट होती, इसलिए होती कि हम लोग ये सोचते हैं कि अगर मान लो एक ही रेजिस्टर लगा होता और हम लोग यहाँ पे लगा देते V, तो ये बैटरी के साथ ये रेजिस्टर किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता, सेम होता। ये बात हम लोग जानते हैं ना। इसलिए वहां पे ये चीज ऐसा लगता है कि ये चीज तो सही हो रही, लेकिन अगर मान लो कई रेजिस्टर्स लगे होते तो ये चीज इनवैलिड हो जाती। फिर हम लोग कहाँ आते सही करने के लिए, इस पे। ठीक, तो लॉ क्या कहता है ये कि अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी रेजिस्टर या कंडक्टर से पास हुई तो उस इलेक्ट्रिक करंट के पास होने के बाद जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, इस प्रोपोर्शनलिटी वाले झंझट से बचने के लिए सिस्टम को चेंज अगर कर दें तो हम लोग बोलेंगे कि द रेशियो ऑफ V टू I इज ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सारी नौटंकी झंझट यहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है, सही, ओम्स लॉ स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो स्टेटमेंट कहता है कि इफ, मेन चीज होती है टेम्परेचर। हम लोगों को 10th क्लास में हो सकता है तुमने किसी बुक में पढ़ा हो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को सेम रखना है, लेकिन सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज से झंझट नहीं है। पूरा डिस्टरबेंस किसकी वजह से है, टेम्परेचर की वजह से। पूरा डिस्टरबेंस किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। तो ध्यान रखना है टेम्परेचर के बारे में। इफ टेम्परेचर रिमेन्स द सेम देन क्या होगा उस समय, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट flowing through any कंडक्टर, ऑब्लिक करके हम लोग शब्द यूज करेंगे रेजिस्टर। इफ टेम्परेचर रिमेन्स द सेम देन द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक
current flowing through any conductor or resistor is always equals to a constant। ये हमेशा क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। ये कौन है, लॉ। तो लॉ क्या कह रहा है, मैथमेटिकली लॉ कह रहा है कि V अपॉन आई क्या है, कांस्टेंट है। और हम लोग को पता करना है कि यही कांस्टेंट कौन होता है, रेजिस्टेंस। ये हम लोग को शो करना है। यहाँ पे लिख मत देना, अब तुम 12th में आ गए हो, 10th में नहीं, छोटे बच्चे नहीं हो। अब तुम्हें ये नहीं लिखना है कि V अपॉन आई इक्वल टू आर, ठीक। न्यूमेरिकल लगाएंगे वो अलग मैटर है। अभी हम लोग इसके डेरिवेशन में लास्ट में लिख देंगे लाके कि V अपॉन आई इक्वल टू आर होता है, लेकिन मेन बात यहीं खत्म हो गई। हम लोग रेजिस्टेंस का यूज, रेजिस्टेंस शब्द का यूज लॉ में नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कर दोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन या तुम्हारा स्टेटमेंट काट देगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये लाइन अगर नहीं लिखी तो चाहे जितना लिखे रहो सब कटेगा, 0 नंबर मिलेगा। ध्यान रखना ये बात। ये मत कहना कि अरे सर एक ही चीज तो भूल गए थे। एक चीज नहीं, बहुत बड़ा ब्लंडर भूल गए तुम, ठीक। ये बहुत बड़ी गलती है। आओ अब डेरिवेशन पे। अगर हम लोग बात करें प्रूफ की, तो हम लोग सबसे पहले एक कंडक्टर लेट कर लेते हैं। लेट वी हैव ए कंडक्टर हैविंग लेंथ L and area of क्रॉस सेक्शन A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है, और लेंथ कितनी है उसकी, L है, ठीक है। इफ वी, ठीक है, अप्लाई लिख सकते थे। इफ वी अप्लाई ए पावर सप्लाई of V volt across it, then हमने एक कंडक्टर बनाया जिसकी लेंथ कितनी है, L है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब जानते हो ना क्या होता है। अगर ये कंडक्टर है, ये इसको कहीं से काट दिया और फिर जो सामने कटने के बाद जो सेक्शन दिखाई दे रहा है उसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। जैसे मान लो सिलेंड्रिकल ये दिख रहा है, अगर इसको काटेंगे तो क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, सर्कल, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब किसी और एरिया से नहीं होता है, काटने के बाद जो सामने वाला एरिया दिखेगा उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। केवल क्रॉस सेक्शन भी उसी को कहते हैं। तो ये क्या है, एरिया हो गया ए। हमने इस पे एक सप्लाई लगा दी, कितने वोल्ट की, V वोल्ट की। अच्छा, ध्यान से सुनने वाली बात क्या है अब, कि जैसे तुम V वोल्ट की सप्लाई लगाओगे तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलती, पॉजिटिव टू नेगेटिव। माने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में चलती है उसी डायरेक्शन में कौन चलती, करंट। तो हम करंट को कैपिटल आई से डिनोट कर देते हैं। अब ये गई करंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और इसके अंदर जो बैठे होंगे कौन, इलेक्ट्रॉन। जैसी तुमने सप्लाई लगाई इसके अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन को क्या मिला, ड्रिफ्ट। तुरंत एक्सेलरेट होगा, कहेगा चलो अब चलना है। तो माने कि एक्सेलरेट होने का मतलब क्या है कि ये फील्ड उसके ऊपर क्या लगा रही, फोर्स। ये फील्ड उसके ऊपर क्या लगा रही, पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स। और पार्टिकल किस डायरेक्शन में चलेगा, करंट अगर ऐसे चल रही तो पार्टिकल जो है वो कैसे चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के डायरेक्शन की कैसे चलता, अपोजिट। इलेक्ट्रॉन करंट के डायरेक्शन की कैसे चलता है, अपोजिट। तो हमें क्या करना है, ये दिखाया इलेक्ट्रॉन, ये कैसे चल रहा होगा, ऐसे, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वो वेलोसिटी, वो एवरेज वेलोसिटी होती है जब कोई सप्लाई हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। उस समय की जो एवरेज वेलोसिटी होती है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। और इलेक्ट्रॉन्स जब चलेंगे तो आपस में टकराएंगे, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लगने वाला जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और ऐसे ही खूब सारे कोलिजन हो रहे होंगे इसके अंदर, तो हमने माना कि n इलेक्ट्रॉन्स अगर कोलाइड कर रहे होंगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो होगा वो क्या बनेगा, टाउ। ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक। जिसकी मिस हुई होगी वो एक बार देखेगा उसको। तो हम लोग आ गए यहाँ पे कि देन फोर्स, ऐसे लिखते हैं,
देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू, किसके होगा, ध्यान से देखो, हमेशा दो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते, ये दुनिया का नियम है, ठीक है। अगर हमने इस पे लगा दी E, तो उस समय इसके ऊपर फोर्स लगा F इक्वल टू क्यू ई, ये तुमने 10th में ये फोर्स पढ़ा है, देखो क्या पढ़ता है, F इक्वल टू क्या होता, क्यू ई। अगर ये यहां से याद नहीं आ रहा तो ऐसे आएगा, E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू, ठीक है। और 10th को क्या बात कर रहे हैं हम लोग, अभी 12th में तो शुरुआत में पढ़ चुके हैं ये सब चीजें। अच्छा, इसके अलावा हमें पता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से कि F बराबर क्या होता, ma। इसको कौन सा फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको कौन सा फोर्स कहते हैं, न्यूटोनियन फोर्स, ठीक, न्यूटोनियन। ये कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम लोग आ गए वापस यहाँ, क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या होगा, न्यूटोनियन फोर्स, न्यूटोनियन फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन होता है अपना, एफ इक्वल टू क्यू ई, और न्यूटोनियन फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए। तो हमने लिखा एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक को सी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम्बिक फोर्स भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कूलम्बिक फोर्स। तो एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एन, एन फॉर न्यूटोनियन फोर्स। व्हाट इज एफ सी, एफ सी इज क्यू ई, एंड व्हाट इज न्यूटोनियन फोर्स, एम ए। So we get the value of acceleration A equals to QE by M, ठीक। एंड व्हाट इज Q, Q इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग स्मॉल e से शो कर सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे e ले लेते हैं, जिससे बाद में चेंज ना करना पड़े। तो क्या हो गया, ई बाई एम, ये कौन आ गया, एक्सेलरेशन। बताओ, ठीक है। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, ये होती है वी डी इक्वल टू ए टाउ। व्हाट इज टाउ, टाउ को एक बार बता देंगे बगल में, टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है कौन, अपना टाउ। ए क्या है, ई बाई एम, वैल्यू हमने पुट करी, हमें मिला कि वी डी क्या बन गया, ई टाउ बाई एम, ठीक है। अब कई बुक्स जब तुम खोलोगे तो वो बुक्स या हो सकता है कुछ मास्टर भी कहीं तुमको दिखाई देगा डायरेक्ट वीडी की वैल्यू ये पुट करेंगे। अगर ओम्स लॉ का डेरिवेशन आता है तो ये डायरेक्ट नहीं करेंगे हम लोग एकदम विधिवत इस तरीके से निकाल के 3-4 लाइनें और बढ़ाएंगे, लेके आएंगे यहाँ तक, ठीक है। ऐसे करेंगे, हवा में नहीं कि सीधे वीडी इक्वल टू इसको रख दिया, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखेंगे बात। तो ये आ गई हमारी वीडी, ठीक है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं, अभी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नाउ हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलेशन होता है कुछ, रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता, बिटवीन आई एंड वी डी क्या होता है, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। क्या ये हम लोगों ने पढ़ा है। एन क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, व्हाट इज वीडी, वीडी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब वीडी की वैल्यू हम लोग पुट करने वाले हैं कहां से, इक्वेशन नंबर 1 से, इसमें पुट कराओ। तो यूजिंग इक्वेशन 1 क्या था, I इक्वल्स टू एन ई ए, वी डी क्या आया था, ई टाउ बाई एम। बताओ, तो यहां से हमें पता चल गया कि ये क्या हो गया, एन ई स्क्वायर बन गया, ए ये कौन है अपना टाउ, नीचे कौन है एम, ई पे फोकस करो, ई पे। रिलेशन बिटवीन वी एंड ई क्या होता है, वी इक्वल्स टू ई डी होता है ना, ई डी या ई एल चाहे जो बोलो। तो ई इक्वल्स टू क्या होगा, वी अपॉन एल, इसको डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग। ई इक्वल्स टू क्या होगा, वी अपॉन एल, वी क्या है, पोटेंशियल,
ड्रॉप बोले अगर एक रेजिस्टर लगाए तो चाहे ड्रॉप हो चाहे डिफरेंस, दोनों सेम होगा। अगर अलग अलग होते तो दोनों बातें अलग हो जाती। और एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर ये भूल जाते हो मान लो गलती से, तो यहीं बगल में लिख लोगे सिंस E इक्वल्स टू क्या होता है? V बाई एल। इसलिए हमने यहाँ पुट कर दिया। अब ध्यान से देखते रहो, ध्यान से हम लोग देख रहे हैं कि हमें दिखा कि ये कौन बैठा? V। ये कौन बैठा? I बैठा है। अच्छा, हमें प्रूफ क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रूव कर रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था? V अपॉन आई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो हम लोग V अपॉन आई पे फोकस होना चाहिए कि वो एक तरफ करेंगे, बाकी सब एक तरफ। तो ये V यहाँ, I यहाँ, बाकी सबको भेजो यहाँ। तो क्या होगा देखो ध्यान से, V ये लिखा हमने, I उसके नीचे, I आ गया नीचे। अब यहाँ कौन कौन जा रहा देखो, M L, नीचे कौन गया? N E स्क्वायर A टाउ। बताओ, गया इतना सब? कहानी पूरी पहुंची यहाँ पे। और ये देखो ये क्या है? M। M क्या होता है जल्दी से बताओ? व्हाट इज M? M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चेंज हो सकता है? नहीं, माने तुम कह रहे हो कि कांस्टेंट है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्या हमने किसी इस, मान लो ये कंडक्टर था, इस पे तुमने सप्लाई लगा दी तो क्या इसकी लंबाई बढ़ जाएगी? क्या घट जाएगी? नहीं। इसका मतलब तुम कह रहे हो कि लेंथ इसकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। व्हाट इज N? N इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या इस कंडक्टर का वॉल्यूम चेंज हो सकता है? नहीं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे? नहीं। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चेंज नहीं हो सकता। ए क्या है? इसकी थिकनेस, मान लो कंडक्टर की थिकनेस, माने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कंडक्टर की थिकनेस है। तो क्या ये चेंज हो सकती? नहीं हो सकती। टाउ क्या? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये जितना लगातार लगेगा, माने एवरेज निकाला ही क्यों? क्योंकि लगातार क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ठीक। जैसे मान लो कि कई डिफरेंट कोलिजन्स का टाइम अगर रिलैक्सेशन अलग अलग आया, तो हमने एवरेज निकाला। टाउ क्या है? एवरेज। तो एवरेज जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। माने कि तुम कह रहे हो कि आरएचएस में लिखी हर क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो वी अपॉन आई क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक। वी अपॉन आई क्या बन गया हमारा? कांस्टेंट। ठीक। अब ये जो कांस्टेंट दिख रहा है, इस कांस्टेंट को अब ले आओ किनारे, कि ये कांस्टेंट क्या है? ये, और यही कांस्टेंट जो बना एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ, यही कौन है? अपना रेजिस्टेंस। यही कौन है? रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखो, जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हमें पढ़ाया गया कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। बोलो हाँ। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये बात पढ़ाई गई थी 10th में। ध्यान से देखो ये क्या लिखा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दिखा? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दिखा? ऐसे आता था वो, लेकिन 10th में चीजें रटाई गई। कोई बात नहीं, 10th में हम लोग छोटे बच्चे थे और कुछ बातें कभी कभी रट लेनी पड़ती हैं। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम लोग सीख गए कि देखो ये कैसे आया था। इस तरीके से हम लोगों ने इसको निकाल लिया कि एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। आर क्या आया? एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये कौन आ गया? अपना आर। तो यहां से हमको ये पता चल गया कि आर की प्रोपोर्शनैलिटी एल और ए के साथ क्या आती है। इसको अभी देखेंगे आगे भी बाद में हम लोग। ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, कैसे लिख दें? ऐसे देखो कैसे। हमने इसको लिखा एम एन ई स्क्वायर, टाउ को इधर, एल को इधर, ए को इधर। अगर ऐसे लिख देते तो याद करो तुमने पढ़ा था कि आर इक्व टू रो एल बाई ए होता। बोलो पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था 10th में। आर इक्व टू क्या होता? रो एल बाई ए। व्हाट इज रो? रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। क्या होता रो? रेजिस्टिविटी। ध्यान से देखो, ये आर है, ये एल है, ये ए है, तो ये कौन है? यही क्या है? रो। तो रो क्या होता है? एम एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है। और रो क्या होता? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, माने रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है। ऐसे कॉपर होगा तो कॉपर की अलग होगी, गोल्ड होगा तो गोल्ड की अलग होगी, सिल्वर होगा तो सिल्वर की अलग होगी। अच्छा, क्या सिल्वर होगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा? नहीं।
ई बदल जाएगा नहीं, तो केवल बदलेगी कौन सी चीज उसमें, एन और टाउ। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कौन, रेजिस्टिविटी। ये सब छोटे छोटे एमसीक्यू के क्वेश्चन बन रहे हैं कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, इन दोनों पे करेगी। ठीक, बात समझ में आई। तो ये तुम्हारा बना कौन, ओम्स लॉ का सिस्टम यहां पे पहुंचा। अब अगर हम लोग बात करें कि ठीक है, अपने पास ये कहानी मिली थी हम लोगों को ओम्स लॉ की, अगर इसको हम उनको ऑन कर दो उसका कोई दिक्कत नहीं है, एक कर लो। चलो इधर देखो, अगर हम लोग इसको दोबारा से देखें, किनारे ले आओ इसको, क्या है, v अपॉन आई इक्वल्स टू एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ। बताओ, ये दिख रहा। तो हमने कहा कि यार इस l को भेजते हैं कहाँ, नीचे। l को भेजा नीचे, v अपॉन एल, इस i को वापस लेगा उधर, एम आई एन ई स्क्वायर ए, और ये क्या हो गया, टाउ। बताओ, ठीक है। तो v अपॉन एल, अभी हम लोगों ने लिखा v अपॉन एल क्या होता, ई, बोलो, लिखा। इसको अभी हम लोगों ने देखा क्या होता, रो ना, इसको नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ए को बाहर कर देते हैं, टाउ को अंदर कर देते हैं, तो ये क्या बन गया, रो। आई अपॉन ए क्या होता, जे, करंट डेंसिटी। आई अपॉन ए क्या होता, करंट डेंसिटी। और अगर जे को इधर करें तो ये बनेगा ई बाई रो, बोलो, ई बाई रो। और रो क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कौन होता, कंडक्टिविटी। तो इसीलिए J इक्वल्स टू, ध्यान से देखते रहो, कंडक्टिविटी को शो करते हैं सिग्मा से, 1 अपॉन रो क्या होगी, सिग्मा, और ये क्या बनेगा, ई, और ये इसी पे वेक्टर लगा दोगे तो इसी को कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, क्या ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, क्या, J इक्वल्स टू सिग्मा ई, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।